गुड मॉर्निंग। एस की क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री लेसन 3 धातु और अधातु पढ़ रहे हैं, जो वीडियो नंबर 3 है। इसमें हम लोग धातु किसे कहते हैं, धातुओं का भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, धातु अधातु में अंतर क्या होता है, धातुओं के ये प्रमुख गुण क्या है, धातुओं के बीच बनने वाले आयनिक बंध, विद्युत संयोजन का निर्माण और विद्युत संयोजन यौगिकों की विशेषताएं, यहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे धातुओं की उपस्थिति। धातुएं कहाँ कहाँ पाई जाती है, कैसे पाई जाती है, किस रूप में पाई जाती है, इसके बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। इस प्रकृति में धातुएं पूरे भूपपड़ी और समुद्र में भी यह पाई जाती है। जो इसमें समुद्र के अंदर पाए जाने वाले प्रमुख धातु सोडियम, मैग्नीशियम इत्यादि ऐसे तरह के धातु होते हैं जो समुद्र के अंदर ये आयनों के रूप में, यौगिकों के रूप में जो है पाए जाते हैं। मुख्यतः धातु जो है यह प्रकृति के अंदर दो रूपों में पाए जाते हैं। पहला होता है मुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था का मतलब होता है कि ये धातुएं जो कम क्रियाशील होती है, जो ऑक्सीजन से, जल से आसानी से क्रिया नहीं करती, वह धातुएं स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। किसी अन्य तरह के धातु के साथ और धातु के साथ यौगिक के रूप में नहीं पाई जाती। ऐसे धातुओं को हम मुक्त अवस्था धातु वाला कहते हैं। जैसे आरम, सोना जिसको आप लोग कहते हैं, सोना, आरम, AU, चांदी, AG, प्लेटिनम, PT इत्यादि ऐसे तरह के ये धातुएं हैं जो प्रकृति के अंदर मुक्त अवस्था में जो है पाए जाते हैं। ये सब जो है असक्रिय तरह के धातु जो है कहलाते हैं। दूसरा होता है संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले, संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाला वे धातुएं जो अधिक क्रियाशील होते हैं, वह आसानी से जल से, ऑक्सीजन से या क्लोरीन से, सल्फर से क्रिया करके इसके साथ यौगिक का निर्माण करते हैं, जो अन्य तरह के धातुओं को अपने में समेटे रखते हैं। ऐसे तरह के धातु को, ये प्राप्ति को हम लोग ये संयुक्त धातु कहते हैं। जैसे यह एल्युमिनियम, Al2O3, एल्युमिनियम किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ऐसे ही है या तो E2O3, फेरस ऑक्साइड, यह ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ऐसे कापर, Cu2O, कापर ऑक्साइड या क्यूप्रस। इसमें अलग अलग तरह के जो है ये धातुएं हैं जो ये स्वतंत्र हैं और ये जो है संयुक्त है। इस दो रूपों में ये पाए जाते हैं। पाए कैसे जाते हैं हमने बोला, तो इसको हम लोग जो है दो भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। पहला होता है खनिज, दूसरा होता है अयस्क, ओस। इसको कहते हैं मिनरल, इसको कहते हैं ओस। खनिज इसको कहते हैं। पृथ्वी का वह भूपपड़ी जिसमें अकार्बनिक तत्व मृदा के अन्य तत्वों के साथ खुदाई करके प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग खनिज कहते हैं। खनिज में हम लोग ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में भी पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ये खनिज जो है आपके कापर पाइराइट्स, कापर का ये जो है कंकड़ पत्थर में
इत्यादि उसके साथ जो है मिले रहते हैं। दूसरा होता है अयस्क। अयस्क किससे कहते हैं? वह धातु जिसके से आसानी से कम लागत में परिष्कृत करके उसको हम प्राप्त करते हैं। तो जिससे हम उस धातु को प्राप्त करते हैं वह उस धातु का अयस्क है। जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का अयस्क का नाम क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। आयरन, हेमेटाइट, हेमेटाइट। कापर, कापर पाइराइट, कापर पाइराइट। ये सभी अलग अलग तरह के अयस्क हैं। इन अयस्कों से उसमें विशेष तरह के धातु तत्वों को हम लोग प्राप्त करते हैं। जैसे कापर पाइराइट से कापर, हेमेटाइट से लोहा, एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्युमिनियम। ये सभी धातुएं हैं और ये धातुओं का ये अयस्क है। इन अयस्कों से ही इन धातुओं को हम प्राप्त करते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि एल्युमिनियम के अयस्क का नाम बताइए, तो क्या बताएंगे? एल्युमिनियम ऑक्साइड। ऊपर सूत्र लिखा है एल्युमिनियम ऑक्साइड का Al2O3 2 × 2H2O। हेमेटाइट Fe2O3। कापर पाइराइड CuFeS2। ये सभी ये अयस्क हैं और इन अयस्कों से ये धातुएं हम लोग जो है प्राप्त करते हैं। अब ये अयस्कों का भी क्लासिफिकेशन है। इन अयस्कों को क्लासिफाई हम कैसे करेंगे, लेकिन फिर से एक बार और दोहरा दे रहा हूँ। हम लोगों का आज का पॉइंट है धातुओं की उपस्थिति या प्राप्ति। इस पृथ्वी पर, पृथ्वी के भू चट्टानीय भागों में तथा समुद्री भागों में भी बहुत से धातु और अधातु पाए जाते हैं। इन धातुओं को प्राप्ति के लिए समुद्री भाग में केवल सोडियम और मैग्नीशियम जो है धातु पाए जाते हैं। जो धातुएं अधिकांशतः जो है यह भूगर्भ के अंदर चट्टानी भागों में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये धातु जो होते हैं वो दो रूपों में होते हैं। पहला मुक्त अवस्था और दूसरा संयुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले वे धातु जो कम क्रियाशील होते हैं, यह आसानी से ऑक्सीजन या जल से क्रिया नहीं कर पाते, यह स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। इनका अयस्क विशेष नहीं होता। जैसे सोना, सोना जो है स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। चांदी स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। प्लेटिनम स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। ये इसके अयस्क नहीं होते हैं, ये स्वतंत्र पाए जाने वाले जो है धातु होते हैं। दूसरा संयुक्त अवस्था। ऐसे तरह के धातु जब अधिक क्रियाशील होते हैं वो भूगर्भ के अंदर ऑक्सीजन से, जल से, सल्फर से, क्लोरीन से क्रिया कर जाते हैं। उसमें कंकड़ पत्थर तो रहते ही हैं, इनके साथ क्रिया करके वो अन्य अन्य धातुओं को अपने में समेटे रखते हैं, जिससे इनकी रूप जो है स्वतंत्र न होकर संयुक्त होती है। उदाहरण के लिए ये एल्युमिनियम का बोला कापर, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन का हेमेटाइट, कापर का कापर पाइराइट। अलग अलग तरह के धातुएं हैं और उनका अयस्क भी जो है अलग अलग होता है। अब इसके बारे में मैंने बताया कि खनिज क्या है, अयस्क क्या है। खनिज मैंने बोला कि भूपपड़ी के अंदर पाए जाने वाले अकार्बनिक यौगिकों के साथ संयुक्त रूप में पाए जाने वाले तत्वों को खनिज कहते हैं। खनिज ये जो है खुदाई करके निकाली जाती है। ये ठोस अवस्था में भी, द्रव अवस्था में भी, गैस अवस्था में भी जो है तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अयस्क वह धातु
जिससे आसानी से कम लागत में हम उसको परिष्कृत करके प्राप्त करते हैं, वह उस धातु का अयस्क कहलाता है। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका अयस्क है। इस एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्युमिनियम को हम लोग प्राप्त करते हैं। हेमेटाइट ये आयरन का अयस्क है और आयरन इससे प्राप्त करते हैं। कॉपर पाइराइड ये कॉपर का अयस्क है, जिससे कॉपर को परिष्कृत रूप से हम लोग प्राप्त करते हैं। ना तो कंफर्म हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ये अयस्कों का वर्गीकरण। अयस्कों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ ओर्स। अयस्कों को वर्गीकरण करने के लिए हम लोग इसको 4 भागों में बांटते हैं। पहला ऑक्साइड अयस्क, क्या होगा? ऑक्साइड अयस्क। वे अयस्क जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है उसको हम लोग ऑक्साइड अयस्क कहते हैं। जैसे अभी लिखा था Al2O3 इंटू 2H2O। क्या लिखा था इसके बारे में? इसका अयस्क क्या है? एल्युमिनियम है। इसको क्या कहते हैं? बॉक्साइड। क्या कहते हैं? बॉक्साइड। दूसरा है Fe2O3, ये किसका अयस्क है? आयरन। इसको क्या कहते हैं? हेमेटाइट। क्या कहते हैं? हेमेटाइट। Cu2O, ये किसका अयस्क है? कॉपर। इसमें भी ऑक्सीजन है, रूबी कॉपर। ये जो है सब में ऑक्सीजन है, इसलिए इसको हम लोग ऑक्साइड अयस्क। दूसरा होगा आपका कार्बोनेट अयस्क। कार्बोनेट अयस्क वे अयस्क जिसमें जो कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं, जैसे PbCO3 लेड कार्बोनेट। इसको क्या कहेंगे? लेड कार्बोनेट। इससे लेड प्राप्त करते हैं। ZnCO3 इसको क्या करते हैं? जिंक कार्बोनेट। इससे जिंक पाए जाते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इससे कैल्शियम प्राप्त किए जाते हैं। अलग इसमें सब में कार्बोनेट है। CaCO3, ZnCO3, CaCO3, PbCO3। तीसरा होता है आपका सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क वे अयस्क जिसमें सल्फर पाया जाता है, जैसे CuFeS2 इसको कहते हैं कॉपर पाइराइड। कॉपर पाइराइड। CuS कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस ये कॉपर के अयस्क है। कि कॉपर के और सल्फर के और भी अयस्क हैं। Ag2S। Ag2S ये किसके हैं? सिल्वर। सिल्वर के अयस्क। चौथा होता है क्लोराइड अयस्क। क्लोराइड अयस्क ऐसे तरह के अयस्क जिसमें क्लोरीन की मात्रा होती है उसको हम लोग क्लोराइड अयस्क कहते हैं। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड। तो क्या कहेंगे? सोडियम क्लोराइड। MgCl2 इसको क्या कहेंगे? मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको क्या कहेंगे? मैग्नीशियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से सोडियम, मैग्नीशियम क्लोराइड से मैग्नीशियम को प्राप्त करते हैं।
अब आपको ऐसे सीधे रूप से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। पूछा जाएगा क्या कि एक 2 कार्बोनेट वाले गैस का नाम बताइए, एक सल्फर वाले गैस का नाम बताइए, एक ऑक्साइड वाले गैस का नाम बताइए, या लोहे के प्रमुख गैस का नाम क्या है, कॉपर के प्रमुख गैस का नाम क्या है। तो इसमें आप लोग ये जानकारी रहेगी तो आप आसानी से इसको जो है बता सकते हैं, है ना। ये पहला हमने किस रूप में बांटा था, ऑक्साइड गैस, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है। कार्बोनेट गैस, कार्बोनेट की मात्रा होती है। सल्फाइड गैस, सल्फर की मात्रा होती है। क्लोराइड गैस, क्लोरीन की मात्रा होती है। अब पूछा जाए जिंक में कौन से गैस की मात्रा होती है, बोलेंगे आप जो है जिंक कार्बोनेट, कार्बोनेट जैसे अशुद्धियाँ इसके अंदर जो है पाई जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछता है कि इस पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सी धातु और कौन सी अधातु पाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, इस पृथ्वी पर सबसे अधिक एल्युमिनियम धातु और आपका सल्फर और ये ऑक्सीजन अधातु जो है पाई जाती है। एल्युमिनियम धातु सबसे अधिक मात्रा में और ऑक्सीजन अधातु सबसे अधिक मात्रा में जो है पाई जाती है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण कैसे करेंगे, ये धातु जो है कैसे परिष्कृत किया जाता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, धातुओं का निष्कर्षण। अयस्कों से विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा शुद्ध तरह के धातुओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही धातु निष्कर्षण कहते हैं। क्या बोला हूँ? अयस्कों से उस धातु का विभिन्न प्रोसेस या प्रक्रम के द्वारा शुद्ध तरह के धातुओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही धातुओं का निष्कर्षण कहते हैं। ये धातुओं के निष्कर्षण के लिए जो निष्कर्षण प्रोसेस है, वह प्रोसेस उस धातु के अयस्कों के ऊपर निर्भर है। इसके आधार पर हम इस अयस्कों को 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। अयस्कों को कितने भागों में बांटेंगे? अयस्क को 3 भागों में। पहला उच्च क्रियाशील, उच्च क्रियाशील हाई रिएक्टिव, मध्य क्रियाशील, मध्य क्रियाशील मिड रिएक्टिव, और कम क्रियाशील या अक्रिय, कम क्रियाशील। 3 भाग। कितने तरह के अयस्कों को बांटेंगे? 3। तो पहला कौन होगा? उच्च क्रियाशील अयस्क। दूसरा क्या होगा? कम मध्य क्रियाशील अयस्क। और तीसरा जो होगा कम क्रियाशील अयस्क। इन 3 भागों में हम लोग बांटेंगे। 3 भागों में बांटने के बाद अब ये बांटने का आधार क्या है? बांटने का आधार है हाइड्रोजन के आधार पर क्रियाशीलता के गुणता का जो है व्याख्या। जैसे उच्च क्रियाशील में पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ये सभी ऐसे तत्व हैं
जो सबसे अधिक क्रियाशील धात्विक तत्व है, इसलिए इसको उच्च क्रियाशील अयस्क में रखते हैं। दूसरा होता है मध्य क्रियाशील अयस्क, इसमें आता है Fe, Zn, Cu। ये जो है मध्य क्रियाशील तरह के तत्व होते हैं। Pb मध्य क्रियाशील तरह के अयस्क होते हैं, अर्थात बहुत अधिक क्रिया करने की क्षमता इसमें नहीं होती। और तीसरा होता है कम क्रियाशील अयस्क, ऐसे तरह के अयस्क जो बहुत ही कम मात्रा में क्रिया करते हैं, जैसे आपका Au, आरम, Ag, सिल्वर, Pt, प्लेटिनम। तो इस आधार पर हम लोग जो है अयस्कों को 3 भागों में वर्गीकृत किए, उच्च क्रियाशील, मध्य क्रियाशील, कम क्रियाशील। इन धातुओं को निष्कर्षण करने के लिए, जिसमें यदि उच्च क्रियाशील वाला होगा तो उच्च क्रियाशील वाले को हम लोग गलित अवस्था में क्या करेंगे? विद्युत अपघटन करें। और इस विद्युत अपघटन से यह धात्विक तत्व अलग और उसमें जुड़े हुए जो अधात्विक तत्व जो होते हैं अलग हो जाते हैं। इस तरह से धात्विक और धात्विक आधार पर हम इसमें शुद्ध तरह के धातुओं को जो है प्राप्त करते हैं। क्या हमने बोला? उच्च क्रियाशील वाले अयस्क जो होते हैं, उन क्रियाशील वाले अयस्कों को विद्युत अपघट्य पात्र में ले जाकर के विद्युत अपघटन कराते हैं, जिसमें धात्विक तत्व कैथोड में और धात्विक तत्व एनोड में जमा हो जाता है। ये कैथोड पर जब जमा हुआ धात्विक तत्वों को हम अलग कर लेते हैं, उससे हम लोगों का शुद्ध तरह के धातु जो है प्राप्त करते हैं। दूसरा जो होता है मध्य धातु जो होते हैं, इसमें यह 2 विधियां हम अपनाते हैं। पहला जो है इसको निस्तापन और दूसरा इसका भर्जन। निस्तापन किसमें करते हैं और भर्जन किसमें करते हैं? मध्य क्रियाशील वाले अयस्कों को निस्तापन विधि से उसको हमको परिष्कृत करना होगा, तो बिना गर्म किए हुए उसके अयस्कों में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल करके ऑक्साइड को प्राप्त करते हैं। जैसे PbCO3 = PbO + CO2। ये क्या किया? निस्तापन में बिना वायु की उपस्थिति में गर्म कर अयस्कों को गर्म कर ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को निस्तापन, जिसमें यह लेड ऑक्साइड में बदल गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से वायुमंडल के अंदर विलीन हो जाता है। ऐसे तरह के जो है यह ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? निस्तापन। ये निस्तापन किसमें कर सकते हैं? Pb में, Zn में भी कर सकते हैं, Fe में नहीं कर सकते हैं। Fe को वायु की उपस्थिति में जो है हम लोग गर्म करते हैं। दूसरा होता है भर्जन। भर्जन के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऐसे तरह के अयस्क जिसको वायु की उपस्थिति में गर्म कर ऑक्साइड के रूप में बदलने की प्रक्रिया को जो है हम लोग यह भर्जन विधि करते हैं। जैसे CuFeS2 + 3O2 = CuO + FeO + SO2। यहाँ पर हम लोग जो है ये कॉपर ऑक्साइड में या फिर तो फेरिक ऑक्साइड में ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके हम लोग बदल रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग जो है यह भर्जन विधि कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? भर्जन विधि। निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है? निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में ऑक्साइड में बदलते हैं और भर्जन वायु की उपस्थिति में ऑक्साइड में बदलते हैं। भर्जन में कार्बोनेट जैसे अयस्क जरूर होंगे,
जब ऐसा निस्तापन में कार्बोनेट जैसे अयस्क जरूर होंगे, जबकि भर्जन में यह कार्बोनेट अयस्क जो है नहीं होते हैं। ये अंतर होता है ये निस्तापन और भर्जन में। अब निस्तापन और भर्जन करने के बाद इस दोनों को हम लोग जो है क्या करेंगे, ये विद्युत ऑक्साइड में बदलेंगे, धातु ऑक्साइड में बदलेंगे। इसमें बदलेंगे धातु ऑक्साइड। अब धातु ऑक्साइड को बदलने के लिए जैसा कि मैंने दो विधि बताया, ये जो है निस्तापन विधि और भर्जन विधि। इस धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए भट्टियों में ले जाते हैं। ये भट्टियाँ अलग अलग होती हैं, जैसे परावर्तनीय भट्टी है, बात्या भट्टी है, बेसबरीकरण भट्टी है। उन सभी भट्टियों के अंदर अयस्कों के अनुसार अलग अलग रूपों में ले जा करके उसको हम ऑक्सीकरण करते हैं और ऑक्साइड में बदलते हैं। ऑक्साइड के बाद से जो है अब इनमें हम विद्युत अपघटन कराते हैं और विद्युत अपघटन कराने के बाद जिसमें शुद्ध धातु होगा वह कैथोड पर प्राप्त हो जाएगा, अशुद्ध तरह के धातु जो होगा वो जो है एनोड पर प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से विद्युत अपघटन करा करके हम लोग शुद्ध तरह के धातुओं को जो है प्राप्त करते हैं। जबकि कम क्रियाशील वाले को हम लोग क्या करेंगे, इसको भर्जन करते हैं। भर्जन के बाद विद्युत अपघटन करते हैं और विद्युत अपघटन करने के बाद से जो है इसमें हम लोग शुद्ध तरह के धातु को जो है ऐसे प्राप्त करते हैं, शुद्ध तरह के धातु को प्राप्त करते हैं। इस तरह से हम लोग अयस्कों से शुद्ध तरह के धातुओं को प्राप्त करते हैं। फिर से एक बार और समझ जाए, हमने बोला धातुओं का निष्कर्षण अयस्कों से विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा शुद्ध तरह के धातुओं के प्राप्त करने के प्रक्रम को ही धातु का निष्कर्षण कहते हैं। ये धातुओं के निष्कर्षण उन अयस्कों के ऊपर निर्भर होता है, जिसके आधार पर अयस्कों को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला उच्च क्रियाशील अयस्क, दूसरा मध्य क्रियाशील अयस्क, तीसरा कम क्रियाशील अयस्क। उच्च क्रियाशील अयस्कों में ऐसे तरह के अयस्क जिसमें धात्विक रूप में पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम जो सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं, उस तरह के अयस्क होंगे, उसको उच्च क्रियाशील वाले अयस्क कहते हैं। इस उच्च क्रियाशील वाले अयस्कों को सबसे पहले किसी भट्टी के अंदर इसको गला करके गलित अवस्था में प्राप्त करते हैं और गलित अवस्था में प्राप्त करने के बाद विद्युत अपघट्य पात्रों के अंदर ले जाकर विद्युत अपघटन कराते हैं, जो कैथोड पर शुद्ध तरह के धातु प्राप्त हो जाते हैं और एनोड पर जो मड होता है, कीचड़, उसके अंदर के अधात्विक या आघातिक तरह के पदार्थ होते हैं, वो जाकर के प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा होता है मध्य क्रियाशील अयस्क। ऐसे तरह के अयस्क जिसमें ऑक्साइड या कार्बोनेट जैसे अयस्क होते हैं, कम ज़्यादा क्रियाशील और कम क्रियाशील नहीं होते हैं, मध्य के क्रियाशील होते हैं। इन अयस्कों को हम दो विधियों के द्वारा निष्कर्षण करते हैं। पहला निस्तापन विधि, दूसरा भर्जन विधि। निस्तापन यह वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड के रूप में बदलने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। ये वायु की उपस्थिति में गर्म कर ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को ऑक्साइड का ये भर्जन कहते हैं। इन दोनों को ऑक्साइड में बदलने के बाद विद्युत अपघटन करते हैं और विद्युत अपघटन करके शुद्ध तरह के धातु को प्राप्त करते हैं। तीसरा हमने बोला कम क्रियाशील तरह के अयस्क, इसको सीधे भर्जन करते हैं वायु की उपस्थिति में और भर्जन करने के बाद से विद्युत अपघटन कराते हैं। विद्युत अपघटन कराने के बाद से जो है शुद्ध तरह के धातुओं को जो है थैंक यू।